नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज दो लोगों ने, एक बच्चे ने और एक वयस्क ने, एक बड़े भाई साहब ने, दोनों ने मेमोरी को लेकर के एक सवाल पूछा है। बच्चे ने कहा है कि अब अगले साल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, मेरी मेमोरी भी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मुझे कुछ ऐसी टिप्स बताइए ताकि मैं चीज़ों को पढ़ने के बाद भूलूँ ना। और एक सीनियर सिटीज़न है जो कह रहे थे मैं अपनी याददाश्त को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, और वो चाहते थे प्रभु स्मरण करना। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि मेमोरी पर हमारा ग्रिप और बढ़ सके। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है। उन्होंने कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताई थीं जिसको वो कहते थे कि हमारे माइंड के चारों तरफ एक लेयर बना के बैठी रहती है, और ये पांचों एक तरह से हमारी मेमोरी किलर हैं, हमारी अवेयरनेस की ये एक तरह से उसको कैद करती हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नई सीरीज़ बनाना शुरू किया है हिडन टैलेंट के नाम से, और उसमें भी हम लोगों को बहुत सी ऐसी नई चीज़ें समझ में आई हैं जो आप दोनों को हेल्प करेंगी। चाहे आप अपने ईश्वर को याद रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ में अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अपने करियर को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये 5 चीज़ क्या हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जब मैं ये पांचों आपको बताऊंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप तुरंत उससे बच जाएंगे। पहले आपको इन पांचों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे, वंस यू सी द प्रॉब्लम देन यू बिकम फ्री ऑफ इट। हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, वो एक तरह का एन्जॉयमेंट लगती है। तो मैं आपसे उम्मीद ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनिए और मान लीजिए और कुछ करिए। नहीं, अभी कुछ करने का मौका नहीं है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पांचों चीज़ें ऐसी हैं, है तो सोर्स में एक ही चीज़। सोर्स में जाकर देखा जाए तो अनअवेयरनेस है, अविद्या है, लेकिन इसके लक्षण अलग तरीके से दिखाई देते हैं जब हम रोज़मर्रा की लाइफ में जीते हैं। और ये ऐसी परत बनाती है हमारे माइंड में, जैसे कि आप किसी सामान को एक पॉलीथिन में बांध दीजिए और उसको पानी के नीचे काफ़ी देर तक रखिए तो गीला नहीं होगा वो। ऐसे ही हमारा माइंड भी गहराई को टच करना चाहता है। रोज़ उसको ईश्वर का एक्सपीरियंस भी होता है। साइलेंस में रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बेचारा वो परेशान रहता है, उसको कोई टच नहीं कर पाता ईश्वर एंटिटी। तो इन पांचों को पहले पहचानिए। सबसे पहला है सेंशुअल क्रेविंग। सेंशुअल क्रेविंग मतलब एक तो सेक्स, और उसमें भी परवर्जन। बचपन से ना सेक्स के बारे में हम लोगों ने इतना ज़्यादा गलत तरीके से समझा है कि हम ओवरटली अट्रैक्टेड होते हैं सेक्स के लिए। एक छोटे बच्चे को जब पहली बार अंदर से सेंसेशन फील होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, तो उसको कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ज़्यादातर लोग उसको बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से लेते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ। इसलिए एक बच्चा जब बड़ा भी होता है तब भी उसके अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है सेंशुअल प्लेजर्स की, और फिर वो अपने आप को थ्रू वीडियोस या किसी भी ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए वो अपने आप को इन प्लेजर्स में खोने की कोशिश करता है।
कुछ महीने पहले मेरे पास एक बच्चा आया था जो बताता था कि दिन भर में 3 4 5 बार वो बेचारा मास्टरबेशन करता है। अब अपने आप में ये काफ़ी एबनॉर्मल है, लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि एक तो इनहेरेंटली हम लोग एनिमल हैं, बट एनिमल के लिए भी नॉर्मल नहीं है। हम एनिमल के होने के साथ साथ इससे होने वाली हमारे बॉडी को तो छोड़िए, हमारे बॉडी को तो है ही जो है वो तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे माइंड को जो असर पड़ता है, एक तरह की बेहोशी जो छाती है हमारे माइंड में, वो हम देख नहीं पाते। तो सबसे पहला जो रुकावट गौतम बुद्ध कहा करते थे वो था सेंशुअल प्लेजर्स। इसीलिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ब्रह्मचारी रहने के लिए कहा था। दूसरा है आलस, स्लगिशनेस। कुछ गेस कर सकते हैं दोस्तों, हम लोगों की लाइफ में आलस क्यों है? बचपन में तो खूब एक्टिव होते हैं, अजाइल होते हैं, भागने दौड़ने का काम चलता है। आज की डेट में 2 3 वजह हैं। सबसे कॉमन रीज़न है मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का एडिक्शन ही हो चुका है। उसकी वजह से हम लोग मतलब मेरे ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो जितना हम लोग दौड़ते भागते थे, आई थिंक उसका 1/4 भी आजकल के बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं। और ये हाल केवल बच्चों का नहीं है, बड़ों का भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का जो स्लगिशनेस है, आलस्य है, वो लैक ऑफ राइट फूड की वजह से भी है। हम लोग के खान पान में बहुत ज़्यादा मैदा है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, ऐसा खाना जो बॉडी को पचने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो हम लोग जनों का बेसिक एडवांस कोर्स में पढ़ते हैं ना कि खाने को हमेशा हल्का होना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं पुराने ज़माने के और अब के भी, चाहे वो नानक हों, कबीर हों, या जो भी ऋषि मुनि हैं, वो सब अपने खाने को जानबूझ के फ्रेश रखते हैं, जिसमें प्राणवायु ज़्यादा होती है, जिसमें कच्चा खाना ज़्यादा होता है। तो खाने में तो मज़ा आता है, स्वाद तो होता है खाने में। पका हुआ खाना, समोसा है या कोई भी ऐसा स्वादिष्ट खाना है, लेकिन उसकी वजह से हमारे अंदर में स्लगिशनेस भी होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेमोरी को और अच्छे तरीके से उपजाऊ बना के रख सकें, उसको यूज़फुल बना के रख सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने खाने के ऊपर बहुत ख़ास ध्यान दें। तीसरी चीज़ है दोस्तों रेस्टलेसनेस। ये उल्टा है। अगर आपका माइंड बहुत स्लगिश है, आलसी है, तब भी वो मेमोरी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका उल्टा है रेस्टलेसनेस। हमारा माइंड जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर स्टिमुलेटेड होता है। अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कहता है एक आदमी जब इंस्टाग्राम चलाता है और वो मान लीजिए 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम चला रहा है, तो 1 घंटे में करीब 1 मिनट का अगर एक इंस्टाग्राम है, जैसे 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक 30 सेकंड का एक इंस्टाग्राम होता है, तो 60 से लेकर के 100 वो रील्स देख लेता है। तो उसमें इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स वो देखता है कि आपका माइंड धीमे धीमे वैसी ही सेंसेशंस को क्रेव करने लगता है। मुझे याद है बचपन में फिल्में आया करती थी, जब कोई नई फिल्म रिलीज़ होती थी तो हम लोग को बहुत क्रेविंग होती थी कि वो फिल्म देखनी है। किसी बड़े फिल्म स्टार की, अमिताभ बच्चन की या किसी की फिल्म आई, तो जो वीडियो कैसेट्स आते थे उस ज़माने में, वो अगर एकदम ब्रांड न्यू फिल्म रिलीज़ हुई है तो उसकी डबल पैसे लगते थे, 20 रुपये 30 रुपये लगते थे एक दिन हायर करने के लिए, रेंट करने के लिए। तो हम लोग बड़ी जोश में जाते थे कैसेट को लाने के लिए, देखने के लिए, और उसको देखने के बाद भी मन में उस फिल्म की स्टोरी, उसके डायलॉग्स चलते रहते थे। अगले दिन जाकर के हम स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करते थे वही चीज़ें। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी कि फ़िल्म देखने के बाद में इसकी स्टोरी कोई डिस्कशन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, क्रेविंग चलती रहती है। तो वो जो एक फ़िल्म हम लोग देखते थे शायद महीने भर में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार,
वो एक स्टोरी आज की डेट में 1 घंटे में 100 स्टोरीज़ चलती हैं, और इसी वजह से हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है। इस चीज़ को आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी डेली की एक्टिविटी में रेस्टलेसनेस को नहीं देख पाते हैं तो आप इससे अपने आप को खाली नहीं करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी एक टूर पे हम जा रहे थे। एक गाइड था जो हम लोगों को पुराने बिल्डिंग्स को दिखा रहा था, पुराने एक फोर्ट था उसको दिखा रहा था। तो उसमें मैं था, मेरी वाइफ थी और भी एक परिवार था। तो उसमें जो लेडी थी, हाउसवाइफ जो थी, वो 1 घंटे का पूरा टूर नहीं कर पाई। वो बोर हो रही थी। वो हर एक 5-5 मिनट पे अपना फ़ोन निकाल करके चेक कर रही थी। या तो वो वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाने में भी बेचारी को बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ उसको बीच बीच में खोल करके देखना था कि कौन सा मैसेज आया है, या कौन सा बेसिकली उसको व्हाट्सएप चेक करना था या इंस्टाग्राम चेक करना था। और फिर बीच बीच में बोलती है बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। तो ये जो बोर्डम आता है ये बहुत अच्छा है अगर आप मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बोर्ड माइंड और गहरे की लेयर को खोल करके उसको एक्सप्लोर कर पाता है। और वहीं पर जो एक हाइपर स्टिमुलेटेड माइंड है, जो ढेर सारे रील्स या ढेर सारी सुपरफिशियल बातों में बार बार एक्साइट हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, वो फिर धीमे धीमे ब्रेन को डल कर देता है और मेमोरी को भी ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध बताते हैं, एंगर और रिसेंटमेंट, क्रोध या पछतावा। और पछतावा भी बड़े नेगेटिव सेंस में। देखिए, एक तो लाइफ है जो चल रही है, और इस प्रोसेस में मतलब लाइफ के चलने में हमारा माइंड जितना होता है, प्रेजेंट होता है, उतना ही वो सीखता है। लेकिन इसी प्रोसेस में चूँकि वो माइंड है और उसको लाइफ के साथ इंटरेक्ट करने में सेंसेशंस मिलती हैं, तो वो प्रोड्यूस करता है क्या, डिज़ायर्स। और डिज़ायर्स, ज़्यादातर डिज़ायर्स जो हमारा माइंड प्रोड्यूस करता है वो पूरी नहीं होने वाली होती, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऐसा गेम है जैसे कि परछाई। अगर आप अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपसे आगे बढ़ती रहती है, आगे भागती रहती है। हमारे डिज़ायर्स भी ऐसी हैं। 100 में से 1 आध तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर जो पूरी नहीं हो पाती है उसके लिए हम रिसेंट करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कंपैरिजन। और वो भी कंपैरिजन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका इंस्टाग्राम, आपके कलीग्स के साथ में अपना कंपैरिजन करना। आपको अपनी लाइफ में ना, इवन इफ आप कोई साधु नहीं है, फिर भी एक साधु की तरह जीना है। ये एक प्रैक्टिस की तरह करिए। आपके मन में कोई डिज़ायर हुई, सबसे पहले उसको पहचानिए कि वो जेन्युइन है कि इरैशनल है। जेन्युइन मैं उसको बोलता हूँ जो पूरी हो सकती है। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, आपका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, आउट ऑफ 100 आपको केवल 10 नंबर मिलते हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि उसको जाकर के इम्तिहान देकर आना है। फेल हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जस्ट पास हो रहे हैं तो कोशिश करना है कि पासिंग से थोड़ा ऊपर नंबर ला सकें, ताकि आप सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिज़ायर्स को देखना है कि वो रैशनल हैं कि इरैशनल हैं, कि वो पूरी हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच है। और जो चीज़ें आउट ऑफ रीच हैं उसको आपको तोड़ करके छोटे छोटे पीसेस में कंप्लीट करना है। लेकिन इसी प्रोसेस में आपको जो डिज़ायर्स अपने आप बनती हैं और पूरी नहीं हो पाती हैं, उसके लिए रिसेंटमेंट, जो पछतावा है, उससे भी बचना है। अब ये चीज़ जब तक आप बहुत कॉन्शियसली नहीं करते हैं, अगर आप इसकी अपनी एक जर्नल नहीं बनाते हैं, मुझे याद है बहुत साल तक मुझे इस चीज़ का पछतावा रहा है कि मैं क्यों अपने 10th में बोर्ड में 90% नहीं ला पाया, या 12th में जिस तरह से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया। बहुत सी चीज़ों का बहुत पछतावा था। ये तो मैं बाद में जब जेनोवा के कांटेक्ट में आया और मैंने ड्रिफ्ट वॉचिंग लिखना शुरू किया, तब जाकर के समझ में आया कि कौन कौन सी चीज़ के लिए मैं क्रोध से भरा हुआ हूँ आज भी, इतने सालों के बाद भी। लेकिन जब एक बार मेरे मन में से वो चीज़ें मेरी आँख के सामने, मेरी अवेयरनेस में आ गई,
तो फिर मेरा मन बहुत हल्का हो गया। तो ये दोष है जो हमारे मेमोरी को, हमारे अवेयरनेस को ब्लॉक करता है, और वो है एंगर और रिसेंटमेंट। देखिए, क्रोध को आप परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते। वो जिस समय आता है उसी समय आप उसको राइड कर सकते हैं, जैसे एक घोड़े को एक आदमी राइड करता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने पास्ट एंगर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड की हैबिट होती है, वो अपने सालों साल के कंप्लेंट्स को इकट्ठा करके रखता है। एक कपल को मैं जानता हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे से बात करते हैं तो एक तो दोनों की मेमोरी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। इसी चक्कर में वो चालू करेंगे 40 साल पहले के बारे में, 20 साल पहले के बारे में, या 10 साल पहले के बारे में। तुमने ये कहा था, तुमने फिर ये किया था, या तुमने उस आदमी से मेरी बुराई की थी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। वो केवल रिसेंट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ रहना। तो जब तक आप अपने पास्ट को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर देंगे, अपने पास्ट को और अपने आसपास के लोगों के पास्ट को, तब तक आप अपने रिसेंटमेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एंगर में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब तक एंगर आपको छोड़ेगा नहीं, तब तक आपके लिए मेमोरी को इकट्ठा कर पाना, मेमोरी को यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और लास्ट है दोस्तों, सेल्फ डाउट। हमें अपने ऊपर ही ना ढेर सारा डाउट्स होता है, और वो सही भी है, डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी काबिलियत वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, हमने वो रिज़ल्ट नहीं पाया जैसा हम चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप अपने आप को बार बार बोलें, जो मैं अपने आप को बोलता नहीं हूँ, अब तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसको देख पाता हूँ। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, उसमें 100 रुपये में से 1 रुपये हमारा रोल है, बाकी 99 रुपये भगवान का रोल है। ये एक सत्य है। इस लाइफ में कोई भी चीज़ हम लोग केवल अपनी मेहनत से नहीं पाते हैं। 100 रुपये में से 1 रुपये की मेहनत हमारी होती है, बाकी 99 की मेहनत, या तो ग्रेस कहना चाहिए, मेहनत नहीं, ईश्वर की होती है। अब वो 99 की ग्रेस भी हमको तभी मिलती है जब हम 1 रुपये की मेहनत देते हैं, जब हम कुछ पौरुष दिखाते हैं, जब कोई एफ़र्ट डालते हैं। लेकिन उसमें हमको सेल्फ डाउट को पहचानना होगा। इसमें हमारी मदद करेगा हमारा ड्रिफ्ट वॉचिंग। अपनी थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके ये पहचानना होगा कि कौन सा थॉट मुझे अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। और इसमें आपकी मदद करेगा स्टडी, ख़ास तौर से स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि जब आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, दूसरों को देखते हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं और उनकी लाइफ में भगवान ने गाइड किया है, हेल्प किया है, तो आपको भी भरोसा होना शुरू हो जाता है। हो सकता है शुरू में ये भरोसा ना हो कि भगवान आपके अंदर हैं, लेकिन आपको ये भरोसा होना शुरू हो जाता है कि भगवान हैं और वो हमारी मदद भी करते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि लाइफ का जो तरीका है ना हमको चीज़ें देने का, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। हम जो चाहते हैं वो लाइफ हमें नहीं देती है, वो देने के लिए भी नहीं बनी हुई है। हमें लाइफ देती है जो हमारे लिए सही होता है। हमें कुछ सिखाने के लिए लाइफ हमको चीज़ें देती है या हमसे चीज़ें छीनती है। लेकिन अगर आप एडमेंट हैं कि नहीं, मुझे तो अपनी लाइफ को वहाँ पहुँचाना है जो बेस्ट है, जो पीक है, तो मैं आपसे 2 सजेशन दूंगा। एक तरफ तो अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत बहुत स्ट्रांग करिए, एक स्पेशलिस्ट बनिए, एक योगी बनिए। जनों का बेसिक और एडवांस कोर्स उसी की तैयारी है। और साथ ही साथ अगर आप यंगस्टर हैं, आप अपने करियर को, यंगस्टर नहीं है, अगर आप उम्रदार भी हैं, आप किसी करियर में हैं और फिर भी अपने टैलेंट को खोजना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस हिडन टैलेंट नाम की सीरीज़ पर आइए। आज के पहले मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ाई जो हम लोग हिडन टैलेंट में पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ आपको अंदर में एक बेस बनाना होगा स्पिरिचुअलिटी का, और साथ ही साथ आपको बाहर क्या करना है अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को निकालने के लिए, वो इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं। ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ इस जेनोगा के मिशन पे हैं तो जेनोविलो को सपोर्ट करिए, डोनेट करिए।